अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लास्ट टाइम में आपके साथ मैं हूं महरीन सब्तैन। नाज़रीन, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की स्टेटमेंट इस बारे में आपको बताते चले, जहां स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि रवा माली साल के इब्तदाई 5 माह के दौरान वफाकी हुकूमत के अंदरूनी और बैरूनी कर्जों में मजमूई तौर पर 22 खरब 40 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। यानी कि गुज़िश्ता माली जो बजट खसारा था उसके साथ अगर इस 2019 के हम खसारे की बात करें माली साल की, तो ये 5.8 था गुज़िश्ता हुकूमत में, यानी कि गुज़िश्ता माली साल, और अब 6% तक रहने का इम्कान है। तो ये तकाबली जायज़ा है इस हुकूमत और उस हुकूमत का, यानी कि गुज़िश्ता हुकूमत का। ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको याद होगा कि गुज़िश्ता दिनों डॉक्टर फ़ारूक सलीम का एक बयान आया था सामने, जो कि तर्जुमान बराए मुआशी अमूर थे, जब तक कि उन्होंने ये बयान नहीं दिया था, क्योंकि इसके बाद फवाद चौधरी साहब ने कहा कि वो तर्जुमान नहीं है हुकूमत के। और वो बयान क्या था तो वो भी आपको बताते चले, याद दिलाते चले, जहाँ उन्होंने ये कहा था कि हम बीमारी का इलाज कर रहे हैं, हम बीमारी का इलाज नहीं कर रहे बल्कि अलामात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि उन्होंने ये कहा कि हुकूमत की हिकमत अमली काम नहीं कर रही, हुकूमत जो लायामल तय कर रही है उसे ये लायामल जो है तब्दील करना पड़ेगा। ये बयान दिया था डॉक्टर फ़ारूक सलीम ने, जो कि तर्जुमान एक बार फिर बताए बराए मुआशी अमूर थे, विच इज़ वेरी अलार्मिंग। यहाँ पे हमारा सवाल ये है कि हमारी जो इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन है, क्या वो ये बर्दाश्त कर सकती है कि हिट एंड ट्रायल मेथड्स किए जाएँ? पहले आप एक तरीका करके देखें, नहीं चले दूसरा करके देखें। याद होगा आपको कि इससे पहले असद उमर जो है वो ये कह चुके हैं कि इसहाक डार जो है उनको अगर कर्जे लेने के लिए जाना पड़ा तो शायद कुछ गलत ना किया, क्योंकि इससे पहले पीटीआई हुकूमत में आने से पहले ये कहती रही थी कि कर्जे जो लिए गए गलत लिए गए, हम आएंगे तो हम बताएंगे, लेकिन जब हम आए तो फिर पता लगा कि सिचुएशन क्या है। हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजूहात है, लायामल जो है हुकूमत क्यों नहीं एक सही दे पा रही, बीमारी का इलाज करने के बजाय अलामात को दबाने की कोशिश करिए, जो कि ज़्यादा संगीन है। अवाम को मालूम होना चाहिए कि हुकूमत की सख्त प्लानिंग क्या है, लेकिन हमें नहीं मालूम किन बुनियादों पर ये कर्जे लिए जा रहे हैं। दे आर नो फ्री लंचेस, फवाद चौधरी ने कहा था, तो फिर इन लंचेस का हम बिल क्या देंगे ये हमें भी मालूम होना चाहिए, ये आपको भी मालूम होना चाहिए, और यही हम इस प्रोग्राम के सेगमेंट में जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे चौधरी निसार की, जिनकी पंजाब असम्बली की रुकनीत मनसूख करने के लिए पीटीआई की रुकनी असम्बली मोमना वहीद ने सूबाई असम्बली में करारदाद जमा कराई है। हम यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे कि क्या इस हवाले से कोई कानून मौजूद है, क्योंकि तरमीम भी लानी पड़ेगी। साथ ही साथ पीटीआई जो है उसका ये एक जो नर्म रवैया था चौधरी निसार के लिए, वो क्यों तब्दील हो गया? क्या वो जो हालिया बयानात चौधरी निसार साहब के सामने आए ये वजह बनी या कुछ और वजह बनी? इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और सबसे आखिर में बहुत ही अहम इशू जिसे हम अपने फोरम से उठाएंगे, हम आवाज़ बनेंगे पंजाब हुकूमत की, हम आवाज़ बनेंगे हमारे पंजाब के अवाम की, बल्कि क्योंकि लाहौर में इस वक्त जो सिचुएशन है, धुंध का मौसम है, धुंध के ये जो दिन है, हेल्थ इमरजेंसी जो है वो यकीनन नाफिज करने की ज़रूरत इस वक्त हमें नज़र आती है। इसीलिए हमने सोचा कि आज के प्रोग्राम में हम इस इशू को ज़रूर उठाएँ। पाकिस्तान का ये दूसरा बड़ा शहर जो कि इस वक्त स्मॉग का शिकार है, और वजूहात इसकी भट्टे, कारखाने, गाड़ियाँ, दरख्तों की कटाई और बहुत कुछ, और इसके नतीजे में जो बीमारियां हैं वो बहुत ख़तरनाक है। नाक कान गले के तो अमराज हम आए दिन देखते हैं, लेकिन फेफड़ों की बीमारियां, दिल के अमराज और बहुत कुछ ऐसा है जो इस स्मॉग की वजह बनती है। इस पर हम आज बात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद का हुक्म दिया है, इस पर भी बात करेंगे कितना कुछ अमल दरामद हो सकता है। ये सब कुछ है हमारे आज के प्रोग्राम में। हमारे मेहमान हम बताते चले, हमारे साथ रौ खालिद सिंह इस्लामाबाद स्टूडियो से मौजूद है, इमरान खान एंकर पर्सन हमारे साथ लाहौर से मौजूद है, आबिद सुलहरी साहब माहिर मुआशियात हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। और आबिद सुलहरी साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। पीटीआई की हुकूमत से बहुत सी तवक्कुआत थी, लेकिन फिर हमने देखा कि उन्हीं के वज़ीर, उन्हीं के मुशीर हमें बैठ के ये बताते हैं कि बीमारियों को, अलामात को दबाने की कोशिश की जा रही है, आवाम से छुपाया जा रहा है। हमें नहीं पता चीन से, सऊदी अरब से, यूएई से हमने किस मद में ये कर्जे लिए, उसकी कीमत क्या हम देंगे? देखिए, उनका जो भी स्टेटमेंट था वो तो ज़ाहिर है वही उसको बेहतर बता सकते हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि पाकिस्तान की मईशत आप पिछली 3-4 हुकूमतों को देखें तो वो हमेशा से कर्ज़ों पे चलती आ रही है, चूँकि वफाकी हुकूमत के पास बड़ी मुश्किल से इतने पैसे होते हैं कि वो अपने रोज़मर्रा अखराजात और
PSTP पूरा कर सके। उसके जो 2 इम्पॉर्टेंट अखराजात उसने करने होते हैं जिस पे कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता, वो होता है कर्ज़ों की अदायगी, सूद की अदायगी और दफ़ा, जो कि ऑब्वियसली तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब पिछले साल का जो रवां माली साल का बजट अगर हम देखें, मई में जो बजट बुक शाया हुई थी, तो उस पर ऑलरेडी लिखा गया था कि इनको पूरा करने के लिए इस गैप को 2000 अरब रुपए के कर्जे जो हैं वो लेना ज़रूरी है। तो कोई भी हुकूमत आती उसको ये कर्जे जो थे वो तो लेना थे, खा वो PMLN की होती, खा पीपल्स पार्टी या PTI की होती। असल में मसला कर्जे लेना जो है वो इतना बड़ा इशू नहीं है। असल चीज़ ये है कि इकॉनमी के स्ट्रक्चरल मसाइल को हल करना और उन स्ट्रक्चरल मसाइल को इस तरीके से हल करना कि आप गैर मकबूल फैसले जो कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन जो उसकी लो इनकम क्लास और लोअर मिडिल क्लास जो है उस पे उसके असरात जो हैं वो कम से कम पड़े। तो ये बहरहाल एक चैलेंज है जिसको कि मौजूदा हुकूमत पूरा करने की कोशिश कर रही है। रही बात जो कर्ज़ों की, तो कर्ज़े अभी तक जो आपको मिले हैं, सऊदी अरब से जो कर्ज़ा मिला है हमें पता है कि तकरीबन 3.25% मार्कअप उस पर पे किया जाएगा। इसी तरीके से अगर UAE के से पैसे आएंगे तो उस पर भी इसी तरह से मार्कअप पे होगा। तो जैसे आपके पास अगर ज़रूरत से ज़्यादा पैसे और आप बैंक में रखवाते हैं, उस पर आप प्रॉफिट ले रहे होते हैं, तो इसी तरीके से जो ममालिक इस वक्त बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए अपने पैसे हमारे पास रखवा रहे हैं, बेशमूल चीन जब वो रखवाएगा तो उस पर वो मार्कअप ले रहा होगा। तो ऑफकोर्स जो आपने बात की कि फ्री लंच नहीं है, तो उस पर मार्कअप हम दे रहे होंगे। सिर्फ फ़ायदा इसका सिर्फ ये हो रहा है कि हुकूमत ने IMF के पास जाने के लिए जो एकदम से इमरजेंसी आ गई थी और उसमें जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स बहुत तेज़ी के साथ करना थी, जो कि शायद ज़्यादा तकलीफ दे होती आवाम के लिए, उस प्रोसेस को थोड़ा डिले कर दिया और उसको पेस वाइज कर रही है। और उसमें यह भी कोशिश कर रही है कि जो लोअर सेगमेंट है उनको कम से कम उसका जो है असर पहुंचे। जैसा मैं मिसाल दूं कि सुई गैस के बिल जो है आप देखिए उनमें तकरीबन जो अपर यूज़र थे जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनके बिलों में नवंबर दिसंबर के बिलों में तकरीबन 140% इजाफा हुआ है, जबकि वो लोग जो कि लाइफ लाइन कंज्यूमर थे जिनकी कंजम्पशन थोड़ी है, उनमें स्लैब वाइज 10%, 20% तक इजाफा हुआ। अब अगर आप इसको इस तरीके से फेज वाइज ना कर पा रहे हो कर रहे होते, अगर आपके पास ये सारी असिस्टेंस ना होती, तो फिर एकदम से ये टैरिफ बढ़ाना पड़ते और वो ज़्यादा एक तकलीफ दे अमर होता। तो यकीनी तौर पे इस वक्त अगर मैं हुकूमत की मसाइल को देखूं, तो हुकूमत एक तरफ तो ये कोशिश कर रही होगी कि इंसेंटिवाइज करे ग्रोथ को, कि किस तरीके से ग्रोथ जो है उसको बढ़ा सके। दूसरी तरफ उसको आमदनी और अखराजात के तो जो अदम तवाज़न है उसको भी देखना है, उसको करंट अकाउंट डेफिसिट जो है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का, और जो डॉलर बिल्कुल ख़त्म हो गए थे पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, उसको भी देखना है। तो ये एक मैं कह सकता हूँ कि पुल सरात पे चलने वाली सिचुएशन है जिसमें हुकूमत यकीनन थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन कर देना कि जब हमें चीन से भी कुछ आ रहा है, हमें सऊदी अरब से भी कुछ आ रहा है, हमें UAE से भी कुछ आ रहा है, उसके बावजूद हम IMF की तरफ भी मुसलसल देख रहे हैं। इसी मद में बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, रुपए की कदर गिर रही है, बैठे बिठाए बगैर कुछ लिए दिए ही हम मजीद 9 अरब के कर्जे खुद पे चढ़ा लेते हैं। तो वाई स्टिल IMF, हम क्यों नहीं इसको मीटअप कर पा रहे? जी, IMF के पास जाना इसलिए ज़रूरी है कि आपकी हमें डेफिनेटली जो कर्जे ले रहे हैं वो भी वापस करने हैं। जब वो कर्जे वापस करने हैं तो उसका एक तरीका जो है वो होगा बॉन्ड फ्लोट करने का, स्कूप बॉन्ड या आपके यूरो बॉन्ड, डॉलर बॉन्ड, ओवरसीज बॉन्ड, जैसे कि गुज़श्ता हुकूमतों में भी बॉन्ड जो थे वो फरोख्त किए जाते थे। अब जब किसी मुल्क की इकॉनमी बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस का शिकार होती है तो उसको अपनी डीलिंग के लिए एक लेटर ऑफ कंफर्ट चाहिए होता है जो कि IMF देगा। उस लेटर ऑफ कंफर्ट के बगैर अगर हम बॉन्ड मार्केट में जाते हैं तो हमें उसका प्रॉफिट बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। समझ लें एक तरह से आप ये कह रहे हैं कि बैकअप चाहिए दूसरे कर्जे उतारने के लिए। इमरान, जिससे अभी सलेरी साहब ने बात की कि IMF की तरफ इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि वो कर्जे भी वापस करने। मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ सलेरी साहब। इमरान, जैसा भी उन्होंने फरमाया कि कर्जे लिए जा रहे हैं ताकि दूसरे कर्जे जो वापस करने, यही ऑपोजिशन भी इस वक्त कह रही है, वो भी यही कहते हैं आप कर्जे लेंगे दूसरे कर्जे भी वापस करने। प्लानिंग क्या है? वो जो लायामल जिसका फुकदान फारूक साहब ने भी जिक्र किया वो नजर आ रहा है, और वो जैसे अभी सुलेरी साहब ने कहा कि गरीब जो है उसके ऊपर बोझ कैसे कम होगा, वो तो हम देख रहे हैं एक ही माली साल के अंदर 3-3 बार बजट आ जाता है।
देखिए, इस हुकूमत के पास एक बहाना बहुत अच्छा है। अभी तक की जो माशी कारकर्दगी है उसमें मुतासर नहीं कर पाई है हुकूमत किसी को भी। कोई भी मुतमईन नहीं है। आप किसी भी मईशतदान से पूछें तो उसको लगता है कि ये हुकूमत का रास्ता उसकी समझ से बाहर है, जिस रास्ते पे ये हुकूमत चल रही है। और कुछ लोग जो है वो उसको, बहुत कम लोग हैं जो वो समझते हैं कि इस रास्ते से भी कोई मंजिल पाई जा सकती है। लेकिन इस हुकूमत के पास बहाना अभी मौजूद है बदस्तूर के पिछली हुकूमतों का एक बहुत बड़ा बोझ जो मईशत के ऊपर मौजूद था कर्ज़ों की सूरत में और गलत पॉलिसियों की वजह से, उसने हमें मजबूर किया कि हमें मज़ीद कर्ज़े लेने पड़े, क्योंकि हमने अभी किस्त भी अदा करनी है, हमने तनख्वाहें भी देनी है, मुल्क के निज़ाम को भी चलाना है। तो पैसा था नहीं, तो हमें पैसा चाहिए था। उसके लिए हमें दोस्त ममालिक के पास जाना पड़ा, उनसे पैसा मांगना पड़ा, वो पैसा हमने ले लिया। लेकिन जब 1 साल गुजर जाएगा, अगला माली साल शुरू होगा, तो फिर इस हुकूमत के पास ये बहाना नहीं बचेगा। फिर ये हुकूमत ये कहकर पैसे और नहीं ले सकेगी। इस हुकूमत को अपनी उन पॉलिसीज़ को जो ये इलेक्शन में आने से पहले कहते रहे हैं कि हम रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर बहुत बड़ा इनकलाब ले आएंगे, हम ऐसी माशी पॉलिसी लेकर आएंगे कि पाकिस्तान हाथ फैलाना बंद कर देगा, ऐसे तरीके से पाकिस्तान को चलाएंगे कि पाकिस्तान खुद कफील हो जाएगा, तो फिर इनको ये करना पड़ेगा और करके दिखाना पड़ेगा। अभी हम अगर ये मान भी लें, यानी दिल तो नहीं मानता, और जो आदाद शुमार है वो तो यही कहते हैं कि इस हुकूमत ने ना सिर्फ ये कि एक नई माशी पॉलिसी मुतारफ़ करवाई, लेकिन उसको मुतारफ़ करवाते हुए जो पूरा का पूरा एक आपका मईशत का स्ट्रक्चर था, एक आपकी इकॉनमी चल रही थी, वो एहतसाब की वजह से और कुछ थोड़ा सा जो मामला टाइट किया गया मुख्तलिफ महकमों में और ब्यूरोक्रेसी के कोऑपरेट ना करने की वजह से वो खटाई में पड़ गया। बहुत सारे इन्वेस्टर जो हैं वो आपसे भाग गए, इंटरनली लोगों ने इन्वेस्टमेंट से हाथ खींच लिया, बेरोज़गारी भी पैदा हुई, महंगाई की शिद्दत में इजाफा हुआ, डॉलर की कीमत कहाँ चली गई। ये सारी चीज़ें अगर आज आप ऐसे भी कर दें कि डाल दें पिछली हुकूमतों पे और इस हुकूमत को अभी इस्तिस्ना दे दें, तो भी अगले साल ये इस्तिस्ना इनके पास नहीं होगा। ये मैक्सिमम 1 साल और एंजॉय कर सकते हैं, उसके बाद इनको जवाब देना पड़ेगा कि अब आपके पास 1.5 साल मुकम्मल हो गया है, अब ये नया माली साल आ गया है। इस नए माली साल में आपकी पॉलिसीज़ क्या हैं जिन्होंने पाकिस्तान को यहाँ पहुँचाया? क्या आप कर्ज़े वापस कर रहे हैं? क्या आप रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ा चुके हैं? क्या आपके इदारे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? क्या आपने खसारा कम कर दिया है? क्या आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं? क्या आपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स के बैलेंस को बेहतर कर दिया है? बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उस पर आपने अच्छा काबू पा लिया? ये सारी चीज़ें आप अगले साल एक बड़े सॉलिड क्वेश्चन के तौर पे इस हुकूमत के सामने रख सकेंगे और फिर ये नहीं कह पाएंगे कि ये नवाज शरीफ साहब ने किया था और ये जरदारी साहब ने किया था। लेकिन इमरान, आप इस फैक्ट से तो एग्री करते हैं ना, जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स आती हैं डिफरेंट सोर्सेज से, उनके मुताबिक इस हुकूमत ने जितने कर्जे लिए, इसने तो पिछली हुकूमतों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इतने कम अरसे के अंदर इतने ज़्यादा कर्जे लिए हैं। देखिए, एक तो कर्जा लिया है वो जो आप जब पूरे हुजम की बात करते हैं 22 खरब की, तो वो खाली कर्जा नहीं है। आप थोड़ा सा उसको तवज्जो दीजिए कि जब डॉलर की कीमत बढ़ी है उसकी वजह से भी आपके कर्जों में इजाफा होता है। अगर आज डॉलर वो बैठे बिठाए, मैंने कहा ना, बगैर लिए, बगैर कुछ लिए आपने 9 अरब कर्जा बढ़ा लिया। ये सारा कुछ, ये जितना कुछ भी हुआ है, ये जितना कुछ भी हुआ है, अल्टीमेटली एक आम पाकिस्तानी के ऊपर जो कर्जे की शरह है उसमें इजाफा हुआ है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आप इस गवर्नमेंट पे जब भी डालेंगे वो कहेंगे कि पिछले हुकूमत से हो रहा है। 1 साल के बाद नहीं कह पाएंगे। वजूहात बेसिकली क्या बनी? वजूहात क्या बनी है? क्या टैक्स कलेक्शन नहीं कर पा रहे, कोई लायामल नहीं है, कोई प्लान विजन ही नहीं है इस हुकूमत का? व्हाट डू यू से? देखिए, विजन तो है, लेकिन ये बड़ी अपहिल टास्क है, बड़ी मल्टी टास्किंग इसमें करनी पड़ेगी। बहुत से पहलुओं से आपको देखना पड़ेगा। सिंपल ये पैसे इकट्ठे कर लेना वो एक अलहदा मसला है कि किस तरह से इकट्ठे करेंगे, कहाँ से इकट्ठे करेंगे। पिछली हुकूमत का बजट था, उसको उन्होंने थोड़ी सी नोक पलंग सवारी है। मेरे हिसाब से जो इनका बजट होगा वो 2019 और 20 का जो बजट आएगा वो इनका बजट होगा, जिसमें ये टैक्स पॉलिसी क्या लाते हैं, इस्लाहात किस किस्म की उस वक्त तक कर पाते हैं, किस तरह से अपनी मशीनरी को ठीक कर पाते हैं, वो हम उसकी बुनियाद पे इसको जज करें। अभी जो है, अभी स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स लग रहे हैं। ऑब्वियसली जिस किस्म की इकॉनमी की सूरत हाल ओवरऑल रही है, अगर हम पुराने फार्मूले पे चलेंगे तो वही कर्ज लेके आगे चलते जाएंगे। फिर अगली हुकूमत आगे कहेगी जी बहुत कर्ज हो गए, हमें पिछली गवर्नमेंट इतने पैसे छोड़ के चली गई हमारे ऊपर ज़रा।
तो बुनियादी तौर पे जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने की कोशिश हो रही है, टैक्स और पॉलिसी को अलहदा जैसे इन्होंने किया है उसमें एक हो रहा है। फिर FBR को एक्टिवेट करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें बहुत एक्टिविटी पिछले 2 महीने में ये कर रहे हैं कि ये मुख्तलिफ जगहों पे जाके बड़े घरों में, दफातर में छोटी छोटी कंपनियां जो खुली हुई हैं, एंटरप्रेन्योरशिप छोटी छोटी चल रही है, उनको मोटिवेट कर रहे हैं कि आप रजिस्टर कराएं। फाइलर जो हैं बनाने की कोशिश की जा रही है। एक टैक्स नेट को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। एक पहला स्टेप है, आप कह लेंगे उसे। दूसरा ऑस्टेरिटी मेजर्स के आप पैसे कितने बचा सकते हैं। तीसरी आपकी जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं जो उनमें पिलफरेज है, लीकेज है, उसको बंद करने के लिए एफर्ट हो रही है। अभी आज ECC के इजलास में स्टील मिल के लिए प्लान वो जो बना रहे हैं मार्च में आएगा, उसके ऊपर ना सिर्फ ये कि उसकी लीकेजेस बंद करें, उसको प्रॉफिटेबल बनाना है। इसी तरह से PIA को किस तरह से आप करेंगे, ये बड़ी अपहिल टास्क है, इसको टोटली करना। इंटरनल बोरोइंग को बहुत इतना डेंजरस काम नहीं है। और खासतौर पे खासतौर पे जो कैपिटल मुल्क में लेकर आना था, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट से हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, उस पर भी खासतौर पे इमरान खान साहब पे ये भी तनकीद की जा रही है कि आप जगह जगह जाके, हमसाए ममालिक में जाके जिस तरह से जो भी कह ले आप ढंडोरा पीट रहे, जो कुछ मुल्क के अंदर हो रहा है, हालात वाकयात बता रहे हैं, तो कौन लेकर आएगा यहाँ पे पैसा? आपको नहीं लगता कि तरीक़ाकार जो है हुकूमत को अपना भी ठीक करने की जरूरत है कुछ मामलात में? देखिए, उन्होंने अप्रोच किया उन मुल्कों को। जाहिर है आप जाके उनको कहेंगे, वो अपना असेसमेंट अपनी करेंगे, किस तरह से हमने आगे इन्वेस्ट करना है, किस प्रोजेक्ट में करना है। जैसे सऊदी अरब $15 अरब इन्वेस्ट करना चाह रहा है रिफाइनरी में और ऑयल सिटी की जैसे हम बात कर रहे हैं। UAE करना चाह रहा है, मलेशिया करना चाह रहा है, बाकी मुल्क किस तरह से करना चाह रहे हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, वो पहले असेस करेंगे अपनी। जाहिर है इमीडिएटली इमरान खान मिलेगा अगले दिन तो वो आ नहीं जाएंगे मशीनें उठा के। एक्सॉन आ गई है, उसने ड्रिलिंग शुरू कर दी है, मेरा ख्याल है मार्च में शायद को आपको खुशखबरी भी दे दे, तो वो उसमें टाइम ऑब्वियसली लगेगा। मेरा ख्याल ये 3 स्टेप से जा रहे हैं। एक इमीडिएट जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, जो आपके फॉरेन डेट के इश्यूज थे, उसको जो ट्रेड डेफिसिट को गैप को कवर करना था, आपकी जो LCs खुलनी है उसके लिए आपके पास पैसे होने चाहिए, उसको कवर किया है। ऑयल आपको डेफर्ड पेमेंट पे मिल रहा है, उसको इन्होंने कवर किया। दूसरे स्टेप पे ये टैक्स रिफॉर्म्स वगैरह उसकी इस्लाहात करके ये नेक्स्ट बजट में मेरा ख्याल उसको अनाउंस करेंगे। तीसरा फिर लॉन्ग टर्म होगा कि लॉन्ग टर्म आप किस किस्म की पॉलिसीज रखते हैं कि आपको फिर जाके जगह जगह पे पैसे ना मांगने पड़े, आपको जगह जगह जाके हाथ ना फैलाना पड़े। तो मेरा ख्याल है ये स्ट्रेटजी इसी तरह चलेगी। इमीडिएटली आप फौरी तौर पे कह सकते हैं कि कोई इतना बड़ा उसका इम्पैक्ट नहीं आया जिस तरह से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रातों रात। ठीक है, सुलेरी साहब से जल्दी से जानना चाहूंगी क्योंकि ब्रेक पे हमें जाना है। सुलेरी साहब, कोई ठोस पॉलिसी आप समझते हैं या कोई इस तरह की स्कीम जो तरक्की की राह पे ले जाए? आप माहिर मौशियात है, कोई टिप दे सकते हैं हुकूमत को जल्दी से? लेकिन जी देखिए, सबसे बड़ी जो आपको पॉजिटिव चीज़ मिल रही है वो ये है कि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी वर्क कर रही है। UAE का सरबराह 12 साल के बाद पाकिस्तान आ रहे हैं। ये बात तो हम कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म जो है वो मुल्क मुल्क जाके पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, लेकिन ये भी देखिए कि इससे पहले मुल्क मुल्क जाके पैसे नहीं मिलते थे। ये आपको अगर इस वक्त चाइना और सऊदी और UAE डेफर्ड पेमेंट पे तेल भी दे रहे हैं, आपको पैसे भी दे रहे हैं, तो यकीनी तौर पे इस वक्त थोड़ी सी जो दुनिया की अप्रोच है वो आपके लिए पॉजिटिव हो रही है। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि अक्सर बात की जा रही है डेप्रिसिएशन की, इस प्रोग्राम में भी हमने बात की। देखिए, रुपए की कदर अगर आप ना गिराते तो उसका मतलब ये था कि हम अपने डॉलर उधार लिए हुए उनसे अपने रुपए को मसनूई तौर पर मजबूत किए हुए थे। एक तो हम अपनी दरामदात जो थी, बरामदात जो इंपोर्ट्स थी हमारी, उनको सब्सिडाइज कर रहे थे। दूसरा, अपनी इंडस्ट्री को हम किल कर रहे थे क्योंकि वो चीजें जो कि इंपोर्ट, लेकिन उसमें भी तो बेहतरी नहीं आई ना बरामदात में। चलिए ठीक है, आबिद सुलेरी साहब आपका बहुत शुक्रिया क्योंकि सेगमेंट का वक्त हमारा खत्म हो गया है, हमें ब्रेक पे जाना है। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। इमरान, आप और राव साहब आप हमारे साथ ही मौजूद हैं। नाज़रीन, ब्रेक पे जाते वापस आएंगे तो चौधरी निसार और PTI की घटती हुई मोहब्बत की जरा बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, पार्टी से इख्तिलाफात के बायस चौधरी निसार ने 2018 के इलेक्शन में आज़ाद हैसियत में 4 नशिस्तों से हिस्सा लिया था, 2 कौमी 2 सूबाई, जिनमें से एक सूबाई नशिस्त जो थी PP10 वहाँ से वो कामयाब हुए, लेकिन उसके बाद उन्होंने अभी तक हल्फ नहीं उठाया सूबाई असम्बली से और ना ही स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या वज़ीर आला के इंतखाब में उन्होंने हिस्सा लिया। जिसके बाद अब PTI की तरफ से ये करारदाद जो है ये पास की गई है, जमा कराई गई है, जिसमें ये कहा गया है कि उनकी रुकनीत जो है वो मुअत्तल की जाए। इस हवाले से कानून तो मौजूद नहीं है,
है, लेकिन पहले ज़रा हम गुफ्तगू कर लेते हैं कि क्या वजह बनी। पीटीआई जो लगता था कि एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, इमरान खान साहब जो है अपने दोस्त के लिए एक नर्म गोशा रखते हैं। इमरान खान, आप बताइए क्या कहते हैं, वो जो एक नर्म गोशा हमें पीटीआई के अंदर दिखाई देता था, क्या वो ख़त्म हो गया है? परवेज़ खटक साहब, इमरान खान साहब और चौधरी निसार अली खान, ये तीनों एक ही इदारे में इन्होंने तालीम हासिल की है लाहौर में, और इनका बड़ा पुराना एक ताल्लुक़ भी है, एक दोस्ताना भी है। मेरी जब परवेज़ खटक साहब से एक दिन बनी गाला में मुलाकात हुई तो वहाँ पे मौजूद थे चौधरी सरवर, गुलाम सरवर, जिन्होंने इलेक्शन हराया है चौधरी निसार अली खान साहब को, मेंबर कौमी असम्बली का। तो वहाँ पे परवेज़ खटक साहब कह रहे थे कि तुमने वो वाली सीट नहीं छोड़ी जहाँ पे चौधरी निसार दोबारा ज़िमनी इलेक्शन लड़ सकता था, तो तुमने मेरे दोस्त के साथ ज़्यादती की। वो मजाक में उन्हें कह रहे थे और मैं उनकी बातचीत सुन रहा था। उसके बाद मैं वैसे ये वक्तन फ़वक्तन नोट करता रहा हूँ कि चौधरी निसार अली खान के बारे में ये इतने नेगेटिव नहीं थे जितना PMLN के बाकी लीडरशिप के बारे में नेगेटिव थे। लेकिन अब ये मुतालबा सामने उस वक्त आया है जब चौधरी निसार अली खान साहब वक्तन फ़वक्तन कहीं ना कहीं तनकीद कर रहे हैं हुकूमत की पॉलिसीज़ के ऊपर और हुकूमत के ऊपर। तो अब ये मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतना बड़ा इशू है इमरान साथ इसके ऊपर। तो देखें, वो तारीफ़ भी कर रहे हैं, तनकीद भी कर रहे हैं। ये सियासत है, यहाँ पे कोई दिन होता है, कोई रात होती है और पॉलिसीज़ बदलती रहती हैं। आज तहरीक इंसाफ को लगता है कि चौधरी निसार अली खान साहब को थोड़ा टाइट करना चाहिए, वो असेंबली में नहीं आ रहे, रोल प्ले नहीं कर रहे, तो उन्होंने ये करारदाद पेश कर दी है। हो सकता है वो ये भी सोच रहे होंगे वहाँ पे हमारा दूसरा ये उम्मीदवार है, वो इलेक्शन लड़ेगा। और जहाँ तक मैं आपको बताऊँ कि एक पूरा ग्रुप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो चौधरी निसार साहब को सख्त नापसंद करता है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक पूरा ग्रुप है जो चौधरी निसार का सख्त मुखालिफ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरी की पूरी चौधरी निसार की मुखालिफ है। तो ये मुमकिन तौर पे वो ग्रुप हो सकता है और उन्होंने फैसला किया हो कि ये करारदाद लाई जाए और उसके ऊपर देखें फिर फ्यूचर में क्या होता है। लेकिन मुझे पूरी तरह से ऐसा नहीं लगता कि ये इमरान खान साहब ने आपको लगता है कि ये एक ग्रुप हो सकता है, ये ओवरऑल पूरी पीटीआई की अपनी तरजीहात में ये बात शामिल शायद ना हो। अच्छा इमरान, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। कवर दिलशाद साहब ने भी अभी हमें ज्वाइन किया है, जरा उनसे भी जान लेते हैं, क्योंकि इस तरह की कोई तरमीम मौजूद नहीं है कि अगर कोई रुकन असेंबली जो है उसने अपना हल्फ ना उठाया हो तो उसकी रुकनियत जो है वो मुअत्तल कर दी जाए। कवर दिलशाद साहब जरा इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा है कि आइन में तरमीम की जाए। इस हवाले से बताइएगा कि ये तरमीम क्या की जा सकती है, व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज, किस तरह से होगा और कैसे पहले कभी इस तरह से हुआ, कोई डिमांड आज तक सामने आई, कोई वाकया इस तरह का पहले का बताइए। असूली तौर पर चौधरी निसार साहब को हलफ उठाना चाहिए था, लेकिन जहाँ तक आइनी और कानूनी मामलात हैं उस पर हमारा आइन जो है वो बिल्कुल खामोश है। आइन में ऐसी कोई शर्त नहीं रखी गई कि अगर कोई सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली का मेंबर अपना हलफ ना उठाए तो फिर उसकी तादाद या मुतय्यन नहीं की गई, उसका वो टाइम मुकर्रर नहीं किया गया। इसी तरह आप देखें कि बेगम कुलसूम नवाज साहिबा जो थी वो हल्का लाहौर के इंतखाब लड़ा उन्होंने हल्का 122 से, लेकिन वो 1.5 साल तक बीमार रही, डेथ बेड पर रही। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन बहरहाल उनकी वफ़ात हो गई, लेकिन उन्होंने अपनी नशिस्त से महरूमियत के बारे में कोई रेजोल्यूशन नहीं दिया। वो 1.5 साल तक वो डेथ बेड पर रही। इसी तरह चौधरी निसार साहब ने एक नाराज़ ग्रुप से हैं, वो नहीं पेश हो रहे, लेकिन हमारी कौमी असम्बली ने, सूबाई असम्बली ने या इस तरह की इंतखाबी इस्लाहत कमेटी ने इस पर कोई कानून साजी नहीं की कि अगर कोई मेंबर गैर मुअय्यना मुद्दत तक हलफ नहीं उठाता तो उसकी सीट जो है उसको महरूम कर दी जाए। अब जो कि हमारी लाहौर में, पंजाब में असम्बली में जो करारदाद पेश हुई है, ये एक अच्छा तरीक़ाकार है। इसका फ़ायदा ये होगा कि फिर इलेक्शन कमीशन भी और स्पीकर सूबाई असम्बली और बाकी जो इदारे हैं वो इस पर गौर व खोज करेंगे कि इसका क्या हल निकालें। वो नोटिस भेजेंगे चौधरी निसार साहब को। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती जो हुई है वो स्पीकर सूबाई असम्बली पंजाब से हुई है। उनको चाहिए था कि वो चौधरी निसार साहब को बाकायदा अपने इख्तियारात को बरोए कार लाते हुए नोटिस भिजवा देते कि आप हमें वजूहात बयान करें कि आप हलफ क्यों नहीं उठा रहे, तो क्यों ना हम आपकी नशिस्त जो है उसको खाली करार दे दें या कर्ज़ करार दे दें। लेकिन हमारे स्पीकर साहब भी खामोश रहे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी खामोश रहा। तो अब इस सूबाई असम्बली की करारदाद से ये फ़ायदा होगा
कि सूबाई असम्बली के स्पीकर भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो चौधरी निसार अली साहब को नोटिस भेजेंगे। लेकिन अगर ये रवायत कौमी असम्बली में कुलसूम नवाज के बारे में भी हो जाती तो एक अच्छी रवायत पैदा होती, लेकिन स्पीकर साहब ने ना उनकी दरख्वास्त पाई, ना कोई डेथ, ना उन्होंने अपना बीमारी का सर्टिफिकेट भेजा, उन्होंने खामोशी इख्तियार रखी और ना इसके बारे में कोई करारदाद आई। अब चूँकि तहरीक इंसाफ ने करारदाद पेश कर दी है, इसका फ़ायदा होगा कि चौधरी निसार साहब अपना वाज़ा बयान जारी करेंगे। वो बड़े बासूल सियासतदान हैं, जब उनको ये इतला मिलेगी कि हमें सूबाई असम्बली में करारदाद पेश हो गई है तो फिर वो लाजमी तौर पे या तो हल्फ उठाएंगे या वो ठीक है। बड़े बासूल सियासतदान है और उनकी तरफ से शायद ये बयान कुछ पहले ही आ जाना चाहिए था, एटलीस्ट उनसे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन चले कवि दिलशाद साहब, योर कमेंट्स, लास्ट कमेंट्स, ये अगर करारदाद जो है ये मंजूर हो जाती है, वुड इट बी अ गुड प्रेसिडेंट? इसका बड़ा अहम पॉइंट मैं बताता हूँ आपको कि एक हमारे आइन में शिक लिखी हुई है कि अगर कोई सूबाई असम्बली का या कौमी असम्बली का मेंबर 45 दिन तक मसलसल गैर हाजिर रहे तो वो अपनी नशिस्त से महरूम हो सकता है। तो इस आइन के इस आर्टिकल के तहत स्पीकर सूबाई असम्बली को चाहिए कि चूंकि चौधरी निसार साहब 4-5 महीने से सूबाई असम्बली में नहीं आए, इस बेस पर उनको नोटिस भेजकर उसकी इनकी नशिस्त को कालदम करार दे सकते हैं और ये पावर स्पीकर को सूबाई असम्बली के पास मौजूद है कि आइन की शर्त के ऊपर कि कोई 45 दिन तक कोई मुसलसल गैर हाजिर रहे असम्बली के इजलास से तो वो अपनी नशिस्त से महरूम हो सकता है। इस आर्टिकल की रोशनी में स्पीकर सूबाई असम्बली जो है साहब की नशिस्त को खाली करार दे सकते हैं। कवि दिलशाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस मौजू के कानूनी नुक्ते भी हैं उनसे भी हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। अगले सेगमेंट में हमें राफ़े आलम माहौलियाती वकील हैं, कारकुन भी हैं, बहुत काम किया है इस हवाले से उन्होंने, उनसे हम बात करेंगे। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। लाहौर में हेल्थ इमरजेंसी की क्या ज़रूरत है इस वक्त? स्मोक की जो सिचुएशन है और हर साल इस तरह से होता है, जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने एक स्मोक कमीशन बनाने का हुक्म दिया था। उसने अपनी कुछ सिफारिशात भी दी थी, उनमें से सिफारिशात जो दी गई कुछ अमल किया गया कि नहीं किया गया, इसका भी सवाल किया गया लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। हम कुछ ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये माहौलियाती आलूदगी जो है और जो ख़ास तौर पर स्मोक की वजह बनती है, ये किस कदर ख़तरनाक है, कितनी तेज़ी से पेनिट्रेट कर रही है, इसके नुकसानात क्या है, इसको किस तरह एराडिकेट किया जा सकता है या काबू पाया जा सकता है, ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। और इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद है आलम भी है, माहौलियाती वकील हैं, बहुत काम किया उन्होंने, इस तमाम तर मामले पर बड़ी करीबी नज़र रखे हुए हैं। राफ़े, आप हमें बताइएगा क्या इकदामात हैं, क्या फुकदान है इकदामात में जिसकी वजह से हम अभी तक इस पर काबू नहीं पा सके और डेंजरसली ये जो है पेनिट्रेट कर रहा है, ये मामला अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पा रहा? जी, अब सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपने प्रोग्राम पे बुलाया। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्मॉग और हवाई आलूदगी में हमें थोड़ा सा क्या कहते हैं अंदाज से देखना चाहिए। हमें मालूम है कि पाकिस्तान के शहरों के अंदर आम तौर पे दिन ब दिन पूरे साल हवाई आलूदगी बहुत बुरी होती है, मगर ये सर्दियों के मौसम के अंदर मुख्तलिफ ये मेटेरोलॉजिकल वक़ुआत की वजह से एक इन्वर्जन क्लाउड पैदा होता है, जिससे जो भी आलूदगी पैदा हो रही है वो फंस जाती है और एक स्मॉग पैदा होता है। ये स्मॉग हमने 2016 में, 2017 में, 18 में देखा है और उम्मीद है कि अगर हम कदम नहीं उठाएंगे ये हम अगले सालों में भी देखेंगे। इस स्मॉग के और हवाई आलूदगी के बहुत नुकसानदेह सेहती क्या कहते हैं अंदाज हैं। बच्चों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत बुरा है ये। हमारे फेफड़े जो हैं उस पर असर पड़ता है। ये जो आलूदगी है हमारे खून के अंदर भी जा सकती है, खून से हमारे मुख्तलिफ बॉडली ऑर्गन्स के अंदर दिमाग तक फैल सकती है और मुख्तलिफ ये बीमारियों और इंतकालात का भी ये वजह बन सकती है। सही, ठीक है। अच्छा राव साहब, आप इस पे क्या कमेंट करेंगे, क्योंकि सिफारिशात भी आई, कमेटी जो बनाई गई थी उसके अमल दरामद के ऊपर कुछ हमने होते ऐसा तो नहीं देखा। आपकी इंफॉर्मेशन में है कुछ ऐसा? खासतौर पे ये जो रीडिंग के लिए एक क्वालिटी मॉनिटरिंग जो होती है, उसकी रीडिंग के लिए जो आलात नस्ब किए जाते हैं, उसका कुछ यहाँ पर इंतज़ाम है? कुछ इस तरह की हमें अगर इंफॉर्मेशन दे एग्जैक्टली। मुझे 2015 में इत्तफाक हुआ था, वियना में एक न्यूक्लियर सिक्योरिटी वर्कशॉप थी, तो हमें जो CTBT के सेक्रेटरी थे उनसे मिलने का इत्तफाक हुआ।
उन्होंने इस हवाले से हमें बड़ी अच्छी चीज़ें बताई कि हम पाकिस्तान में किस तरह से मौसमी पेशगोई के हवाले से इन चीज़ों के हवाले से किस तरह से हम वहाँ इक्विपमेंट फ्राहम कर रहे हैं और हम वहाँ पे इन चीज़ों की देखभाल के लिए क्या क्या इंतजाम हम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ हुआ ज़रूर है, लेकिन हम इसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स जो होते हैं या एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग इसके लिए करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक तरफ हम एक कंक्रीट के शहर जो उगते चले आ रहे हैं, दरख्त हम काटते चले जा रहे हैं, जंगलात की कंटिन्यूसली हम कम करते चले जा रहे हैं, फिर सिर्फ यही आलूदगी जो है जिस तरह से पैदा होती है उसके ऊपर हम कुछ नहीं कर रहे। मसलन ये जो स्मोक इमिटिंग जो व्हीकल्स हैं उनके लिए लॉज मौजूद हैं जो धुआं देती हैं, फिर आपका जो पेट्रोल या डीजल यूज़ हो रहा है उनके अंदर वो किस क्वालिटी का यूज़ हो रहा है, उससे जो निकल रही हैं गैसेस अखराज हो रहा है, गाड़ियों की जो उनको वो यूरो 2 और सर्टिफिकेशन वगैरह उनकी होती है क्या वो की जा रही है। इसी तरह इंडस्ट्री के अंदर जो निकल रही है वहाँ से गैसेस निकल रही हैं उसके ऊपर चेक के लिए हमारे पास लॉज मौजूद हैं, क्या उनको चेक किया जा रहा है प्रॉपर्ली कि वो जो एमिशन हो रही है वो किस क्वालिटी की आया, वो सेहत के लिए बेहतर है नहीं है, या किस हाइट पे वो रिलीज जाके हो रही है। तो ये सारी चीजें करने की जरूरत है। इसके ऊपर लॉ बहुत से लॉज मौजूद हैं इम्प्लीमेंटेशन और उनको जब बल्कि कोई चीज बनती है, कोई प्रोजेक्ट बनता है, एनवायरमेंट उसके सर्टिफिकेशन होती है बाकायदा कि आप उससे EPA से सर्टिफिकेशन लेंगे कि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें लॉज मौजूद है, उनकी इंप्लीमेंटेशन का बुनियादी तौर पर मसला है और मजीद मेयर्स भी लेने की जरूरत है क्योंकि ये दुनिया भर का प्रॉब्लम है। यहाँ पर नजर आता है इमरान, जिस तरह भी भट्टे जो हैं वो बंद कर दिए गए कुछ अरसे के लिए क्योंकि स्मोक जो होती है ज़्यादा हो जाती है, ये भी एक वजह थी। फिर मुझे याद है आज से कोई 10 साल पहले की बात है, हत्तार टेक्सला इस साइड पर जो फैक्ट्रीज थी उनके ऊपर बड़ी एक स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की गई थी एक टाइम पर। जो भी पोल्यूशन पैदा करती थी फैक्ट्री या पानी के अंदर डंप करती थी वेस्ट मटेरियल तो उसे बंद कर दिया जाता था, लेकिन उसके बाद वो मामला भी रुक गया। तो ये कंसिस्टेंसी भी एक बड़ी वजह है शायद कि हम कोई भी चीज़ जो है उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स तक पहुंचने से पहले ही हम उस बात को भूल जाते हैं। देखिए और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्पेसिफिकली क्योंकि लाहौर की बात कर रही हैं तो मैं भी इसकी बात करूंगा। आप सुबह सुबह फजर की नमाज के बाद लाहौर रिंग रोड पे ट्रैवल करें और जब आप क्रॉस करेंगे बत्ती चौक और बत्ती चौक से आप जाएंगे टुवर्ड्स नहर की तरफ या आप एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे तो आपको दिन को सुबह के वक्त नजर आना बंद हो जाएगा, कुछ नजर नहीं आएगा। इतनी ज्यादा पोल्यूशन है कि सारी रात वहां पे फैक्ट्रियां, सारी रात, ये गर्मियों में भी आपके साथ ये होगा, सर्दियों में भी यही होगा, सारी रात वहां पे फैक्ट्रियां चलती हैं और वो इतना पोल्यूटेड किस्म का माहौल है वहां पे और तबाही फेरी हुई है। किसी ने उनको कभी चेक नहीं किया कि ये इतनी पोल्यूशन क्यों फैला रहे हैं, किसी ने कभी उनको जाके रोका नहीं, कोई कानून के तहत नहीं चल रहा, सब बिल्कुल एक भेड़ चाल है। एक ने बनाई, दूसरे ने बनाई, तीसरे ने बनाई, चौथे ने बनाई, सब महकमे के लोग वहां जाके पैसे ले रहे हैं, चाहे वो TMAs हैं, चाहे माहौलियात वाले हैं, चाहे मिनिस्ट्री वाले हैं, चाहे कोई भी हैं, लोग पैसे बना रहे हैं और किसी को कोई एहसास है ही नहीं। वो एरिया लाहौर को इस वक्त सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। दूसरे नंबर पे आपके जितने भी भट्टे हैं ईंटों वाले, वो बहुत बड़ी वजह है। तीसरा, लाहौर की सराउंडिंग में जितनी भी फसलें लगती हैं वो किसानों ने एक आसान हल ढूंढा हुआ है, वो फसल को आग लगा देते हैं। वो आग इतनी तेजी से फैलती है कि फिर थोड़ी देर के बाद वो हर तरफ धुआं होता है और पूरा का पूरा शहर जो है उसकी लपेट में आहिस्ता आहिस्ता उस धुएं की लपेट में आता है। अनफॉर्चुनेटली अर्बन प्लांटेशन का पाकिस्तान में कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। आप प्लांटेशन की बात तो करते हैं लेकिन अर्बन प्लांटेशन की बात नहीं करते। इसको कई मुल्कों में वर्टिकल प्लांटेशन भी कहते हैं। वर्टिकल प्लांटेशन इसको पूरी दुनिया में कहते हैं और ये पाकिस्तान में नहीं हो रही। इंडिया का इस वक्त जो जंगल है वो लगभग 24% तक पहुंच चुका है। वो जंगल लगाते जा रहे हैं, उन्होंने 30% का टारगेट रखा हुआ है। दुनिया जंगलात बढ़ा रही है। अमेरिका का जंगल 1% बढ़ा है पिछले 10 साल में। पाकिस्तान का जंगल पाकिस्तान बनने के बाद से अब तक लगातार कम हुआ है और इस वक्त जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है उसके मुताबिक हमारा जंगल पाकिस्तान की सरजमीन का 2% से भी कम है और ये बहुत बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है। 25% तो ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे का क्या हुआ इमरान? आपने जितने जंगल थे KP में देखें, अभी 2020 के अंदर एक और सर्वे होगा, उसमें वर्ल्ड बैंक की नई रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि वाकई उन्होंने वहां पौधे लगाए हैं या वो भी कहानी है और एक फॉल्स होप है। हमें देखना यह है कि हमने यहाँ पे क्या किया है। पंजाब की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो पंजाब में आपके पूरे के पूरे सॉल्ट रेंज के झेलम से लेके चकवाल, चकवाल से लेके अटक तक सारे जंगल आपने काट दिए हैं। चीचावतनी का बहुत बड़ा जंगल था वो भी काट दिया है। साहिवाल से आगे जंगल था वो भी काट दिया है। दरियाए रावी के किनारे जंगल हुआ करते थे वो सारे के सारे काट दिए हैं। बॉर्डर एरियाज में जो जंगल थे वो भी तबाह कर दिए हैं। अब लाहौर की सराउंडिंग
और जो स्पेशली आपका जो अर्बन एरियाज़ हैं, जितने भी आपके पंजाब के हैं, वो बहुत बुरी तरह तबाह हुए हैं। अब आप लाहौर की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा अगर आप कराची में देखें तो वो भी कंक्रीट का एक जंगल बन गया है। अब कराची को अगर आप एक सैटेलाइट व्यू उसका देखें तो वहाँ आपको ग्रीन पैच नज़र ही नहीं आता। लाहौर में तो फिर भी आपको कहीं ना कहीं नज़र आता है। कराची में सवाए कब्रिस्तान के या जो पुराने चर्च हैं उनके या कुछ और छोटे छोटे एरियाज हैं जो आपको कहीं पे कोई ग्रीन एरिया नज़र आए, आप सैटेलाइट से देखें पूरा शहर कंक्रीट का एक जंगल बना हुआ है। इसीलिए हीट वेव आती है, इसीलिए माहौलियाती तब्दीलियाँ आती हैं। तो ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप डैम्स बनाएं, वाटर रिजर्व बनाएं, जितने हो सकते हैं, पौधे लगाएं, जंगलात लगाएं और अर्बन सही कह रहे हैं आप, हमें प्रायोरिटी सेट करनी है। ये बहुत जरूरी है, हमारी अगली नस्ल के लिए बहुत जरूरी है। राफे, आप क्या देखते हैं इस वक्त ये प्रायोरिटीज? हम कहते हैं हमारी कंसिस्टेंसी, हम कहते हैं ये करना चाहिए, लॉज मौजूद है। जी इमरान जी कहिए। एक जंगल का जो एक दरख्त हम काटते हैं ना, हम तो काट के उसको बेच देते हैं बाजार के अंदर, लेकिन एक दरख्त की कीमत वो नहीं होती जितने पैसों में वो जंगल से निकल के जाके बाजार में बिकता है। एक दरख्त की कीमत वो होती है जो आपका माहौल उसके कटने के बाद चुकाता है, और वो कीमत एक एस्टीमेट के मुताबिक $1,80,000 है। सही, ठीक है। अच्छा राफे, आप बताइए, ये सब तो हमने बात कर ली, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, लॉज मौजूद हैं। हैविंग सेड दैट ऑल, आप जो प्रैक्टिकली इसके ऊपर आपने काम भी काफ़ी किया हुआ है, बहुत करीब से देखा हुआ है जो कुछ इकदामात हो रहे हैं, ईजीएस्ट वे आउट क्या है? कोई इजी वे आउट नहीं है जी। अभी आपने कोई 8, 10, 12 चीजें देखी हैं और सुनी हैं कि हमें इस वक्त करनी चाहिए, और ये सारी चीजें हमें एक वक्त इस वक्त करनी को हैं। तो ये नहीं कि एक चीज से मसले हल हो जाएंगे। इट्स टेकन डेकेड्स टू कम टू दिस पॉइंट। हमें अपनी एनर्जी पॉलिसी को देखना होगा, अपने ऑयल इंपोर्ट्स को देखना होगा, अपनी गाड़ी के इंजन को देखना होगा, और ये देखने के बाद इनको ठीक करने के पैसों का हमें कोई बंदोबस्त करना होगा। इधर तो अगले महीने के पैसे नहीं है। इस तरह की इंडस्ट्री और एनर्जी पॉलिसी में तब्दीली आने का कहां आप मौका देख रही हैं? इट इज नो इजी वे आउट। अच्छा ठीक है, राव साहब, योर कमेंट्स, क्या इस वक्त हुकूमत को ऐसे मौके पर हेल्थ इमरजेंसी लगा देनी चाहिए, ये जो इस वक्त की सिचुएशन है? जी बिल्कुल, मुआशी एमरजेंसी, ये इन्वायरमेंट की एमरजेंसी मेरा ख्याल कर रहे हैं। आज भी एक मीटिंग हुई है, चीफ मिनिस्टर साहब यहाँ पे आए हुए थे, क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने तारीफ तो की है चीफ मिनिस्टर की। पता नहीं किस हवाले से उनकी की है कि इतने अरसे में उन्होंने कौन से दरख्त लगाए हैं या क्या किया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरा ख्याल है कि जब KPK में शुरू हुआ था, इमरान खान ने शुरू किया था, तो बहुत से लोगों का ये ख्याल था कि अगर वो दरख्त वहाँ लगा गए तो ये आइंदा बड़ी नस्लों के लिए बहुत बड़ा तोहफा उनका होगा कि एक बहुत बड़ी वो कैचमेंट एरिया हमारा जहाँ पे वो दरख्त लगा रहे थे, जहाँ पे बारिशें, आपका बारिश का फिनोमेना सारा चेंज हो गया दरख्त कटने से, जहाँ पे आपकी सिल्टिंग बहुत ज़्यादा होगी डैम्स के अंदर, जिसकी वजह से क्राउड बर्स्ट होता है, क्योंकि वहाँ दरख्त नहीं है तो बारिश नहीं होती, वो नीचे आके क्लाउड फटते हैं तो वो फिर फ्लड्स आते हैं, बहुत बड़ा जानी और माली नुकसान होता है। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इंसानी ज़िंदगी के लिए। मे भी पैसे ना हो तो हम गुजारा कर लें, हमारे पास अनाज अपना होता है। एक और बात जिसका शायद हम तज़किरा करना, आप सब ने जिक्र तो किया, लेकिन यहाँ पे कुछ अवामिल ऐसे भी हैं, क्योंकि जो वे आउट है, अभी जिससे बात की है इन्होंने भी, उन्होंने कहा कि देयर इज नो इजी वे आउट। जाहिर सी बात है, आप भट्टा बंद करते हैं, लोग बेरोजगार होते हैं, लोगों की एक घर चलाने के तरीके चल रहे हैं। अगर ये कहा जाता है कि गाड़ियों पर अपने काम करें, वो भी एक एक्सपेंसिव है। जैसा मैंने कहा कि फैक्ट्रियों को ये तक कह दिया गया कि उन्हें बंद कर दिया जाएगा अगर वो अपने सिस्टम को कंट्रोल नहीं करती, जो एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है, बट दे ऑल कॉस्ट मनी। इमरान, डोंट यू थिंक कि जो भी फैसला किया जाए हुकूमत की जानिब से या जो भी लॉज पास किए जाएं, उसमें इस बात को भी ज़रूर मद्देनज़र रखा जाए कि एक आम आदमी के लिए जो ज़राए आमदन का जरिया होता है उसका कारोबार, वो उसके लिए अफोर्डेबल भी रहे, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना। देखिए, उनको टाइम देना पड़ेगा। आप उनको कहें कि अब ये सीज़न में आपको हमने माफ़ी दी है, 3 महीने के बाद इसको ठीक करें, हम चेक करेंगे, हम बंद कर देंगे। ये कारोबार ऐसे नहीं चलेगा। टायर जला के आप ईंटें नहीं बना सकते। आपको वो फ्यूल जलाना पड़ेगा जो आपके माहौल को इफ़ेक्ट ना करे। हमने बड़ी तबाही फेर दी है। और दूसरी बात देखें, मैंने KP में, आपने पूछा, वहाँ पे जंगल वाकई लगे हैं। मैं वो ट्रैवल करता हूँ फ्रीक्वेंटली। बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे मुझे हरियाली नज़र नहीं आती थी, अब मैं देखता हूँ वो नज़र आती है। लेकिन ग्राउंड पे कोई एक पौधा भी लगाए तो पाकिस्तान पे एहसान है, और जितने हो सके लगाने चाहिए। मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर लगाता हूँ।
आपको लगाने चाहिए, जो वेरी गुड। बल्कि एट द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम यही हमारा मैसेज भी होगा पब्लिक को, सब पौधे लगाएं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और इसी के साथ इख्तिताम पर हम ये भी कहेंगे कि हुकूमत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जहाँ पे आपने इम्प्लीमेंट करवाना है, कानून मौजूद हैं, साथ ही साथ आप एक आम शख्स की इस्तात को भी सामने रखें। अगर आप सिर्फ ये कह दें कि भट्टे बंद कर दिए जाएं, अगर आप ये सिर्फ कह दें कि काश्तकार जो हैं वो अब मड नहीं जलाएंगे, तो ये मुमकिन नहीं होगा अनलेस आप उनको फैसिलिटेट भी करें, आप उनको टेक्नोलॉजिकली भी साउंड करें, आप उनको वो ज़रूरियात और वो सहूलियात दें जिसके साथ उनके लिए ये सब करना आसान भी हो जाए, तो उनके लिए आसानी भी पैदा करें। और यकीनन हम अपने प्रोग्राम के इख्तिताम पे नाज़रीन से भी कहेंगे कि दरख्त लगाएं, पौधे लगाएं, ग्रीन पाकिस्तान हो, माहौल जो है वो हमारा बेहतर हो, हम सब की, हमारी आने वाली नस्लों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इमरान खान आपका बहुत शुक्रिया, राव खालिद आपका बहुत शुक्रिया और आफ़िया आलम आप सबका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नाज़रीन आपसे कल फिर मुलाकात होगी। मुझे महरीन सब्तैन को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।